चलिए फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट से स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जो भी थियरी का पोर्शन होगा ना, उसका हम लोग पूरे अकाउंट्स में यही रखेंगे कि रिवीजन करेंगे। देखा आपने, सिलेबस तो देख लिया, 11th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड है, प्लस नए टॉपिक्स भी है, ठीक है। तो कहने से सिलेबस बहुत बड़ा है, और जब सिलेबस बड़ा होता है ना तो एक ही प्रॉब्लम हो जाती है, सब हो तो जाता है, सब याद तो रह जाता है, सब आ तो जाता है कि कैसे सम्स करने हैं, क्या करना है, लेकिन भूलने लग जाते हैं उन चीज़ों को, हम भूलते जाते हैं उन चीज़ों को। इसके लिए उनका रिवीजन बार बार करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्लासेस में ये सब प्रैक्टिस रखते हैं कि जब भी हमें टाइम मिलता है, हम लोग जो भी पास्ट में पढ़े उसको एक बार फटाफट क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, मेरे साथ बोलना है, जब भी मैं ऐसा रिवीजन करवा रहा हूं ना तो आपको मेरे साथ रिपीट करना है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर्स in terms of money the transactions and events which are a nature of financial character, which has a nature of financial character and interpreting the results thereof। यानी रिकॉर्ड को रिकॉर्डिंग करो, क्लासीफाई करो, समराइज करो, उसके बाद उनको जो टर्म मनी के टर्म्स में उन्हीं को रिकॉर्ड करो, क्लासीफाई करो, समराइज करो ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को, उसके बाद उनके रिजल्ट्स को आप इंटरप्रेट करो। इसी प्रोसेस को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट और एग्रीमेंट। जब कोई आप एक्ट करते हो या फिर कोई एग्रीमेंट करते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शंस। पीएनएल में सब क्या आते हैं, ट्रांजेक्शन आते हैं। सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, ट्रांजेक्शंस है। उसके बाद इवेंट्स क्या होते हैं, तो इवेंट्स का मतलब इट इज अ हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांजेक्शंस, यानी ट्रांजेक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज को हम क्या बोलते हैं, इवेंट। जैसे कि 10,000 का सामान खरीदा लेकिन 6,000 का बेच दिया, तो बचा कितना, 4,000 का। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने 2 ट्रांजेक्शन किए उसकी वजह से। तो ये 4,000 का स्टॉक क्या है, हमारे लिए इवेंट है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग कितने फेज से जा चुकी है, 4 फेज से। पहला स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तीसरा कौन सा हमारा, मैनेजमेंट, और लास्ट वाला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सबसे पहले स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, इसमें क्या होता था, तो स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता था कि एक वेल्दी इंसान होता था, एक रिच पर्सन होता था, वो एक इंसान को अपॉइंट करता था जिसे स्टीवर्ड बोला जाता था, और वो उसकी सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी को मैनेज करता था। अब उसी को जब जिस प्रोसेस से उसको वो मैनेज करता था उसे ही स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग बोला जाता था। और ये इनिशियल फेज में आया था, सबसे पहला फेज था अकाउंटिंग का, और ये लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं था। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोग ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, जिसमें हम लोग ने बोला कि जब लार्ज स्केल बिजनेस आए जिसमें ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग हो गए, दोनों के बीच डाइवोर्स हो गया, और जब ओनर को पीरियोडिक रिव्यू यानी टाइम टू टाइम रिव्यू देने के लिए पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने लगे, तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बनाना पड़ा। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बेस क्या है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बेस क्या है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बेस स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग ही है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग उसके बाद बात किए थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस और एसेट लायबिलिटी से काम नहीं चलता है। तो उस इंफॉर्मेशन को लाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो की गई उसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम ऐसा बोलते हैं कि हम सोसाइटी के बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं, सोशल कॉस्ट इनकर करते हैं, तो उसके बदले हमें सोसाइटी को कुछ ना कुछ बेनिफिट देने चाहिए, और उस बेनिफिट और उसकी कॉस्ट की जब हम अकाउंटिंग करते हैं, उसकी हिसाब किताब रखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, तो ऑब्जेक्टिव्स कितने हमारे पास, 5 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन सा ट्रांजैक्शन किस दिन हुआ था, सब परचेज के ट्रांजैक्शन एक साथ, सेल्स के ट्रांजैक्शन एक साथ, कैश के ट्रांजैक्शन एक साथ, तो सबको ऐसा सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना एक एम है, ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। दूसरा, टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। परफॉर्मेंस वर्ड का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस जानना। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, इसका मतलब क्या कि हमारे असेट्स और लायबिलिटी की क्या पोजीशन है, हम लोगों से मांगते हैं और हमें कितना पैसा देना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा। चौथा क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन लेने के लिए हमें इंफॉर्मेशन देता, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन दे, ये भी अकाउंट्स का क्या है, एक मेन ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन में हम क्या देखते हैं, क्या बिजनेस शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में अपने लायबिलिटीज को पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर पे कर पाएगा तो हम बोलेंगे ये बिजनेस में लिक्विडिटी है, सॉल्वेंसी है, और नहीं कर पाएगा तो हम बोलेंगे ये बिजनेस सॉल्वेंट नहीं है। उसके बाद नया टॉपिक अभी चालू करते हैं, दैट इज अ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अभी देखो इतना हम लोग ने रिवाइज किया, ठीक है, हमने अराउंड 3 से 4 टॉपिक रिवाइज किया। हमको
हार्डली 5 मिनट लगा, हार्डली 5 मिनट, ठीक है। तो ये रिवीजन का एक बोल सकते हैं कि जब पहली बार हमने पढ़ा तो हमें 1.25 घंटा 1.5 घंटा के आसपास लग गया, लेकिन दूसरी बार जब हम लोग ने अगर रेगुलर रिवाइज करते हैं सिर्फ 5 मिनट में सारा चीज क्या हो गया, दिमाग के सामने आ गया। अब फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस, सबसे पहला अकाउंटिंग का फंक्शन जो है वो है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग मेजर्स अ पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट्स इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन, यानी हमने पास्ट में क्या परफॉर्मेंस दिया है, ये फंक्शंस हैं, यानी अकाउंटिंग के क्या क्या काम है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ये वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार हम जो करते हैं, हम जो करने की कोशिश करते हैं सिर्फ ऐसा होता है कि हम उतना ही काम करते हैं, कहने से उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है। लेट सपोज कि स्टार्टिंग में बात करूं तो मैं सीए क्यों बना था, मेरा मेन एम क्या था सीए बनने का। माई ऑब्जेक्टिव टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वॉज 2 सिंपल थिंग्स, टू गेन नॉलेज एंड अनदर थिंग वॉज, दूसरा चीज क्या था मेरे लिए, तो दूसरा चीज टू अर्न मनी। ये 2 मेरे ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन इसके साथ साथ मुझे सोसाइटी में मुझे एक रिस्पेक्ट भी मिलने लग गया। तो कहना ही से कि आपको एडिशनल एडवांटेज, एडिशनल काम भी आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं सीए बन के क्या करूंगा, तो सीए बन के मैंने सोचा था कि मैं कहीं ऑडिटिंग करूंगा, लेकिन अब पढ़ा भी रहा हूं, समझ में आता है कि नहीं आता है। तो कहने से फंक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जिनको हम एम करके चलते हैं कि ये हमें करना है, और फंक्शंस वो होते हैं जो हम अल्टीमेटली एंड में कर लेते हैं। तो पहला काम इसका ये कि मेजर करना कि हमने पास्ट में परफॉर्मेंस और पोजीशन हमारी पास्ट की क्या रही है, पहला हमारा फंक्शन वो है। दूसरा है फोरकास्टिंग, एक मेजरमेंट हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब अकाउंट्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने पास्ट का डेटा पास्ट का डेटा एनालाइज कर लिया, भाई इतना प्रॉफिट लॉस हुआ और इतना एसेट लायबिलिटी हो, हमको फ्यूचर भी बताना है, फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करके देना है, फोरकास्ट करना है कि भाई फ्यूचर में हम लोग कितना प्रॉफिट लॉस कमा लेंगे और फ्यूचर में हम कहां पे होंगे, हमारे कितने एसेट्स होंगे और कितनी लायबिलिटी होंगी, तो उसको हम बोलते हैं फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रिडिक्शन करना, लेकिन प्रिडिक्शन वर्ड गलत हो जाएगा क्योंकि प्रिडिक्शन मतलब तुक्का मारना हो गया एक तरह से, वेरेस फोरकास्टिंग का मतलब ऐसा होता है कि आप इंफॉर्मेशन को यूज करते हो, लॉजिकली सोचते हो और लॉजिकली सोच के फोरकास्ट करते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लास्ट ईयर हम लोग ने सोचा था कि हमारा टारगेट 120 स्टूडेंट्स तक रीच करना, हमारा फर्स्ट ईयर था क्लासेस का, तो हमने फर्स्ट ईयर में 120 स्टूडेंट्स तक पहुंचने का कोशिश किया। अब 120 स्टूडेंट्स तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, हम लोग 118 स्टूडेंट्स तक, 2 स्टूडेंट कम रह गए, तो हम 118 स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। तो ये जब हम लोग ने टोटल किया कि हम 118 स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, तो दिस इज नोन एज मेजरमेंट, हमने मेजर किया हमारा डेटा। लेकिन अब हम लोग इस साल के लिए फोरकास्टिंग किया, हम लोग ने, हमने बोला देखो यार पिछले साल नया था, हम लोग को कोई जानता भी नहीं था कि शैलेंद्र सर कौन है, ऐसा सिर्फ जो सीए के स्टूडेंट्स थे वो जानते थे, 11th-12th में मुझे कोई भी नहीं जानता था, बट स्टिल वी कुड मेक कितने स्टूडेंट्स, 118 स्टूडेंट इन द फर्स्ट ईयर। बट इस साल तो हमें जानते भी हैं और इतना एडवर्टीजमेंट भी हुआ है, तो इस साल हम लोग कितना स्टूडेंट्स सोचें, तो दिस ईयर वी थॉट कि हम लोग वी विल बी टीचिंग 250 स्टूडेंट्स, तो वी आर फोरकास्टिंग दिस ईयर कि हम लोग इस साल 250 स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे ओवरऑल, ठीक है। तो कहना ही से अकाउंटिंग का जो डेटा है सिर्फ वो मेजरमेंट यानी पास्ट डेटा को मेजर करने काम नहीं आता है, वो फ्यूचर में भी हमें क्या करता है, फोरकास्ट करने और प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में क्या है, तो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स को। यानी जैसे कि सिंपल बात है कि भाई डिसीजन मेकिंग में अलग अलग यूजर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं बैंक हूं तो मैं क्या डिसीजन लूंगा कोई कंपनी के बारे में, लेट सपोज रिलायंस मेरे पास आता है, तो रिलायंस के बारे में मुझे क्या डिसीजन लेना है कि लोन दूं कि नहीं दूं। तो कहना ही से अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे ही तो मैं डिसाइड करता हूं कि यार ये कंपनी को मैं लोन दूं कि नहीं दूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके अलावा और कौन डिसीजन मेकर होता है, तो लेट्स सपोज रिलायंस मुझसे कच्चा सामान रॉ मटेरियल खरीदता है, क्या खरीदता है, रॉ मटेरियल, तो रिलायंस बोलता है कि 1 महीने के बाद पैसा दूंगा, क्रेडिट पे सामान बेचो। तो कहने से जो क्रेडिटर है, सप्लायर है, वो क्या डिसीजन लेगा इसका, वो बोलेगा तुम्हारा बैलेंस शीट दिखाओ, मैं उसका बैलेंस शीट देखूंगा, मैं बोलूंगा यार ये कंपनी तो अच्छी है, इसके पास बहुत सारे एसेट हैं और लोन भी इतने ज्यादा नहीं है, तो 1 महीने की अगर मैं उधारी दे भी देता हूं तो मेरा पैसा नहीं डूबेगा, इनके पास एसेट बहुत है, ये बेच के मुझे दे सकते हैं। तो कहने से मैं क्या डिसीजन ले रहा हूं कि मैं क्रेडिट दूं कि नहीं दूं। तो ऐसे अलग अलग यूजर्स होते हैं, वो अलग अलग यूजर्स अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। अब देखो, अगर मैं ऐसा बताऊं, एक बात बताओ, एक कंपनी है,
एक्स लिमिटेड करके कंपनी। अब एक्स लिमिटेड जो है वो 1000 करोड़ का 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है उसने। बताओ ये कंपनी अच्छी है कि बुरी है? बताओ ये कंपनी अच्छी है कि बुरी है? एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट इस साल का 100 करोड़, कंपनी अच्छी की है बुरी? कहने से अच्छी ही लगेगी, 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है। बट मैं बोलूं कि एक सेम कंपनी जैसी एक्स लिमिटेड है वैसी सेम टू सेम दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड, लेकिन वाई लिमिटेड का प्रॉफिट 10,000 करोड़ है। अब बताओ एक्स लिमिटेड अच्छी है कि बुरी है? कहने से जब हम कंपैरिजन किया तो हमको मालूम पड़ा कि एक्स लिमिटेड इज ए बैड कंपनी, वाई लिमिटेड इज ए गुड कंपनी। तो कहने से कंपैरिजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कंपनीज का कंपैरिजन करोगे कैसे, या फिर मेरा इस साल का और पिछले साल का रिजल्ट्स को आप कंपेयर कैसे करोगे? तो कहने से अगर आपने अकाउंट्स बना रखे हैं तो आप इस साल का प्रॉफिट और पिछले साल का प्रॉफिट कंपेयर करके देखो, आप एक्स लिमिटेड कंपनी का प्रॉफिट और वाई लिमिटेड कंपनी का प्रॉफिट कंपेयर करो। तो ये सब कंपैरिजन कैसे कर पा रहे हो आप, इवेल्युएशन कैसे कर पा रहे हो कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है? तो ये इवेल्युएशन और कंपैरिजन आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपने अकाउंट्स बनाए हैं। क्या किया आपने? अकाउंट्स को बनाया है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहना ही से कि बहुत सिंपल है, कंपैरिजन एंड इवेल्युएशन करवाना अकाउंट्स का दूसरा काम है कि भाई कंपैरिजन करवाओ और लोग इवेल्युएट कर पाए, अपनी परफॉर्मेंस देख पाए कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। और लास्ट क्या है फंक्शन है? कंट्रोल करना। कोई चीज हमारे हाथ से निकलती जा रही है, यानी बिजनेस लॉसेस पे लॉस किए जा रहा है। तो कहने से अगर आपने अकाउंट्स बनाए होंगे तो पहली चीज तो तब मालूम पड़ेगा ना आपने लॉस किया, वरना तो बिजनेस बंद हो जाएगा आपका, लेकिन आपको कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने लॉस किया है कि प्रॉफिट किया है, क्योंकि आप अकाउंट्स बना ही नहीं रहे हो। तो अकाउंट्स का एक काम ये भी है कि कंट्रोल करना चीजों को। आपने पहले साल अकाउंट बनाया और आपको देखा कि आपको लॉस हो गया। जब आपने देखा आपको लॉस हुआ तो आपने पता किया यार इतना लॉस क्यों हुआ, तो हमको मालूम पड़ा हमने फिजूल खर्चे बहुत किए हैं, बहुत सारे फालतू खर्चे किए हैं। तो अब हम कंट्रोल करेंगे नेक्स्ट ईयर, ये जितने भी फालतू खर्चे हमने लास्ट ईयर किए थे वो सारे के सारे खर्चे हम लोग इस साल नहीं करेंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये सारे आप एनालिसिस करते हो और आपको मालूम पड़ता है कि हाँ भाई यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये कंट्रोलिंग कैसे होगी? जब अकाउंट्स में जब आप अकाउंट्स बनाओगे उसमें से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके आप रिजल्ट देखोगे तो आप कंट्रोलिंग क्या कर सकते हो? प्लान कर सकते हो। समझ में आता है कि नहीं आता है? जस्ट एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि एक कंपनी है, एक कोई कंपनी है, लेट सपोज XYZ लिमिटेड करके, वो कंपनी बोलती है कि यार हमारा 100 करोड़ का प्रॉफिट है, कितने करोड़, 100 करोड़ का सेल है, लेकिन हमारा प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़ का ही आ रहा है। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1 करोड़ का। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? तो कंपनी देखती है कि 99 करोड़ का उसका एक्सपेंस है। अब कंपनी इसको 99 करोड़ के एक्सपेंस को तोड़ना स्टार्ट करती है। तो कंपनी बोलती है सबसे बड़ा एक्सपेंस हमारा सैलरी का है, हम 50 करोड़ रुपए की सैलरी दे रहे हैं। अब कंपनी बोलती है सैलरी कितने लोग को दे रहे हैं? तो कंपनी बोलती है 5000 लोगों को हम सैलरी दे रहे हैं। और सेम XYZ लिमिटेड जैसी कंपनी है ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड सिर्फ 50 एम्प्लॉय के साथ ये रिजल्ट अचीव करी है 100 करोड़ का सेल्स, और ये कंपनी 500 एम्प्लॉयज रखी है। तो ये कंपनी बोलती है भाई हमने एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा रख लिए हैं, कुछ एम्प्लॉयज को हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो ये कंपनी अब क्या करेगी? कुछ एम्प्लॉयज को निकालना स्टार्ट करेगी। तो ये कंट्रोलिंग हुआ, ये सैलरी का जो कॉस्ट है उसको वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब और लास्ट क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशन। अब गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि आप कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर रखी है। जैसे कि आप देखोगे तो लीकर इंडस्ट्री है, ठीक है, शराब का जो इंडस्ट्री है उसमें लिमिट सेट है कि गवर्नमेंट लाइसेंस देता है आपको कि आप इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हो। तो जब आप अकाउंट्स ही नहीं बना रहे हो तो आपको कैसे मालूम आपने कितना प्रोडक्शन किया? कहने से गवर्नमेंट को कभी भी मालूम पड़ेगा कि आपने कितना प्रोडक्शन किया है। आपको गवर्नमेंट ने बोला था आप 500 लीटर प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन आप तो 800 लीटर प्रोड्यूस करके बेच दिए। अगर आप अकाउंट ही नहीं बनाओगे तो आपकी सेल्स कैसे मालूम पड़ेगी? अगर आप अकाउंट्स बनाते तो सेल मालूम पड़ती। तो गवर्नमेंट बोलती यार अगर 500 करोड़ में इतना सेल कैसे हो गया तुम्हारा, तो क्या 500 लीटर में इतना सेल कैसे हो गया तुम्हारा? गवर्नमेंट कहने से तुम्हें तुरंत पकड़ लेती। बट अगर आपने अकाउंट्स नहीं बनाए तो गवर्नमेंट आपको कभी भी पकड़ नहीं पाएगी। इसलिए अकाउंट्स गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज को भी मदद करता है क्या करने में? उनके रोल और उनके जो भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। समझ में आता है कि नहीं आता है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप C कैटेगरी में रख सकते हो। इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट रीड एक बार जरूर कर लेना। आपकी बुक में दिया है, देखो CA इंस्टीट्यूट की बुक में दिया है, इसने मैंने लिया है क्योंकि CA इंस्टीट्यूट की बुक में दिया है, मतलब
आ सकता है, देयर आर चांसेस कि ये चीज आ सकती है, इसके लिए मैंने इनको स्किप नहीं किया, बट ये आज तक कभी पूछा नहीं गया है सच। अब 3 टर्म्स यूजुअली आपने क्लास 11 से आपका परेशान कर रहे हैं आपको, दैट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, और बहुत सारे स्टूडेंट को आज तक समझ में नहीं आया होगा कि तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, आज सारे कंफ्यूजन दूर कर लो। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? अब देखो, बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? जर्नल एंट्री कर रहा हूं, तो इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं हम? बुक कीपिंग, कि भाई हम बुक कीपिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शंस एंड फैक्ट्स एंड फाइल्स, जैसे परचेस का बिल है तो उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है, उसको सही से रखना, अरेंज करना, ये सब क्या है? ये सब बुक कीपिंग है। ये सबको क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। इससे एक स्टेप आगे बढ़ के जब हम लेजर अकाउंट बना लें, ट्रायल बैलेंस बना लें, पीएनएल बना लें, बैलेंस शीट बना लें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। कि हमने क्या किया है? ये अकाउंटिंग की है। और इससे भी आगे बढ़ के इट इज अ प्रोसेस ऑफ, अगर इससे भी आगे बढ़ के हमने जर्नल एंट्री कर ली, लेजर अकाउंट बना लिए, पीएनएल बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, अब उसके बाद हम लोग इसको रिपोर्ट करते हैं। देखो, रिपोर्टिंग और फाइनल अकाउंट बनाने में बहुत डिफरेंस है। अगर आप देखते हो तो अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 पेज का होता है, आपकी बैलेंस शीट 1 पेज की होती है, कैश फ्लो 1 पेज का होता है, तो टोटल कहने से 3 पेज के अंदर पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो बन जाता है। लेकिन जो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आता है ना, वो 150, 200, 300 पेज का आता है। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉफिट लॉस इतना है ये बता दिया, उसकी डिटेल्स को एक्सप्लेन जब आप करते हो तो आप बोलते हो कि आप क्या कर रहे हो? रिपोर्टिंग कर रहे हो। लेट्स सपोज कंपनी बोलती है हमने 100 करोड़ का लोन लिया है, तो 100 करोड़ का लोन लिया, इट इज अकाउंटिंग। बट 100 करोड़ का लोन में से आपने कहीं पे बिल्डिंग गिरवी रखा है, कहीं पे आपने स्टॉक गिरवी रखा है, कहीं पे कोई दूसरी चीज गिरवी रखी है, जब आप ये बात भी बताते हो साथ में, तो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो आप रिपोर्टिंग जब करते हो और आप इस ट्रांजैक्शंस को, ऊपर जो पीएनएल एंड बैलेंस शीट बने, उनको आप एनालिसिस करते हो, तब आप बोलते हो कि आप क्या कर रहे हो? आप अकाउंटेंसी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अकाउंटेंसी कर रहे हो। तो ये मेजर डिफरेंस है। आप जर्नल एंट्री करो, सिर्फ फाइलें बराबर रखो, बुक्स मेंटेन करो, सब्सिडरी बुक्स, परचेस बुक, सेल्स बुक, ये सब बराबर रखो, तो आप क्या करते हो? आप जनरली क्या कर रहे हो? यहाँ पे बुक कीपिंग कर रहे हो। लेकिन आप इसको एक स्टेप आगे बढ़ते हो, लेजर अकाउंट बनाते हो, पीएनएल बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हो। और उसी बैलेंस शीट और पीएनएल को डिटेल में जब आप रिपोर्ट करो और एनालाइज करो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंटेंसी बोलेंगे। 1 मार्क के लिए गुड कैंडिडेट इन द एग्जाम। डायग्राम याद रखना, ठीक है? एक डायग्राम आपकी बुक में भी दे रखा है, सी इंस्टीट्यूट की बुक में, तो वो डायग्राम आपको अच्छा लगता है तो वो डायग्राम भी ले सकते हो। ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, गोल गोल बनाना, ठीक है? तो आप स्क्वायर वाला डायग्राम ऐसा भी बना सकते हो कि बुक कीपिंग ऐसा लिख दो, फिर ये सर्कल आ गया, एक स्क्वायर आ गया, उसके बाद आप बड़ा स्क्वायर बनाओ, फिर एक उससे भी बड़ा स्क्वायर बनाओ। तो यहाँ पे आप अकाउंटिंग लिख सकते हो और यहाँ पे आप अकाउंटेंसी लिख सकते हो, ठीक है? तो आप ऐसा भी बना सकते हो। ये वाला डायग्राम बनाना है ये बनाओ, ये वाला बनाना है ये बनाओ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सच एज जर्नल एंट्री, कीपिंग ऑफ बिल्स, इनवॉइस एज अ रिकॉर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग बोलेंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग दिस ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रायल बैलेंस बनाना, पीएनएल बनाना एंड बैलेंस शीट बनाना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग। कहने से अकाउंटेंसी में तो ये भी आएगा ये भी आएगा, इसीलिए दिया है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड स्टेटस ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? चलो आगे। ओके, अब एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो इसमें मैंने देखो 1 2 3 4 5 डिफरेंस दिए, आप कोई भी 4 याद कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले, इट इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन, वेयर एज इट इज कंसर्न्ड विद द समराइजिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन। यानी हमारा प्रॉफिट लॉस कितना है, हमारा बैलेंस शीट, हमारा एसेट लाइबिलिटी का क्या समरी है, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं, और जब रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। इट इज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। कहने से अकाउंटिंग के लिए बुक कीपिंग होना जरूरी है। अगर जर्नल एंट्री ही नहीं पास किया तो पीएनएल अकाउंट कैसे बनेगा?
और दूसरा इट इज अ लैंग्वेज ऑफ ए बिजनेस। इसको हम अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, इसको हम लैंग्वेज ऑफ ए बिजनेस भी बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना बुक कीपिंग का हिस्सा नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना डू फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, यहां पे प्रोसेस वर्ड गायब हो गया है, डू फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो पीएनएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सारी चीज अकाउंटिंग का तो पार्ट है लेकिन बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। मैनेजरियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन ऑन दिस रिकॉर्ड्स, यानी मैनेजमेंट अपने डिसीजन इस पे नहीं ले सकता। आप राम को इतना सेल किया, शाम को इतना सेल किया, ऐसा एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मैं क्या डिसीजन लूं, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन आपने टोटल परचेस इतनी की है, टोटल सेल इतना किया है, इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, इसके बेसिस पे आप मैनेजमेंट क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं है, बुक कीपिंग में फर्दर ब्रांचेस नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर सब फील्ड है। ये नो यहां से कट कर लेना, ये गलती से लिखा गया है यहाँ पे। देयर इज ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, तो ब्रांचेस हैं अलग अलग अकाउंटिंग की। समझ में आता है कि नहीं आता है? आगे चलें, पक्का। नेक्स्ट, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अभी यहीं से हम लोग चालू करते हैं कि अकाउंटिंग की कौन कौन सी सब फील्ड है। ठीक है, तो ये भी आप बी कैटेगरी में ले सकते हो इसको आप, कि ये पूछा जा सकता है, चांसेस हैं, बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट फिर भी आप इसको बी कैटेगरी में ले लो। देखो ऑलरेडी हम लोग ने बहुत शॉर्ट कर लिया, 21 पेज को हम 7 पेज में ले आए हैं। ठीक है, तो अभी और ज़्यादा कट शॉर्ट नहीं करते हैं, जितना लिखा है एटलीस्ट उतना तो पढ़ते हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप ये फाइंड करने की कोशिश करो कि आपका प्रॉफिट लॉस कितना है और आपकी असेट्स एंड लायबिलिटी की क्या पोजीशन है, जब आप ये चीज़ें फाइंड करने की कोशिश करते हो तो हम कहेंगे कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हो। तो देखो क्या लिखा है, इट कवर्स अ प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करते हैं उसके यूजर्स को। इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल इन नेचर मतलब क्या? कभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगले साल के लिए नहीं की जा सकती। कहने से फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए क्या चाहिए? ट्रांजैक्शन। तो फ्यूचर के ट्रांजैक्शन का अनुमान आज ही कैसे लगा सकता हूँ? फ्यूचर में कितना तारीख को कितना सेल होगा ये आज ही बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। तो जब फ्यूचर का ट्रांजैक्शन ही नहीं मालूम तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करूँ? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा पास्ट डेटा की जाती है। इसीलिए देखोगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम सिर्फ उन्हीं ईयर्स की करते हैं जो जा चुके हैं या फिर चल रहे हैं। जैसे जैसे जाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। तो ये हिस्टोरिकल इन नेचर है, यानी ये पास्ट डेटा के ऊपर बेस्ड है। द फाइनल स्टेप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल स्टेप क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? कि हम पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। इट प्राइमरीली हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस and gives the financial position, that is the position of assets and liability on the given date। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट अकाउंटिंग, और इस पे स्पेशलाइज जो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं CMA। क्या बोलेंगे? CMA, यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं, वो कॉस्टिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्पेशलाइज करते हैं। CA होते हैं वो यूजुअली इसमें भी स्पेशलाइज करते हैं, लेकिन उनको इनका भी नॉलेज होता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारी इनकम्स कितनी हुई और हमारे एक्सपेंस कितने हुए, इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। हम लोग इसमें इनकम और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। एक बार आपने इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया, उसके बाद आप इनको एनालाइज करते हो कि भाई कहीं ये एक्सपेंसेस को मैं कहीं कुछ कम कर सकता हूँ क्या? ठीक है, इन एक्सपेंसेस को कुछ कम करके मैं मेरा प्रॉफिट बढ़ा सकता हूँ क्या? जब आप इसकी स्टडी करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसका डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, इट इज अ प्रोसेस विच बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस कैलकुलेटेड एंड एंड्स विद द प्रिपरेशंस
ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स, और ये एंड किसके साथ होती है, पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट शोइंग दैट द कॉस्ट इनकर्ड एंड मेजर्स टू कंट्रोल द कॉस्ट। यानी ये स्टार्ट किसके साथ होता है कि हमारी इनकम और एक्सपेंस कितने हैं, और एंड किसके साथ होता है कि एट द एंड हम लोग स्टेटमेंट्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं कि भाई टोटल इतनी कॉस्ट इनकर हो गई और इसको कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं। जब आप ये चीज करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्टिंग में ऐसा ही होता है कि लेबर कॉस्ट कैसे कम करें, मटेरियल का कॉस्ट कैसे कम करें, ओवरहेड यानी छोटे मोटे अदर एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलेंगे। वेयर इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो देखो मैंने अकाउंटिंग में स्टार्टिंग में अपना एक डेफिनेशन दिया था। क्या डेफिनेशन दिया था कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपने क्या कॉस्ट इनकर किया और उसके बदले आपको क्या बेनिफिट मिला। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, इट इज कंसर्न्ड विद द इंटरनल रिपोर्टिंग, यानी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट आती है ना, वो पब्लिक को नहीं मिलती है, वो सिर्फ मैनेजर्स तक ही रहती हैं क्योंकि वो मैनेजर्स का काम की हैं, ठीक है। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट, बैलेंस शीट, पीएनएल आता है, वो पब्लिक तक भी जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट तक भी जाता है। तो इट इज concerned with the internal reporting to the managers of a business unit to discharge the function of stewardship, planning, controlling and decision making. Management needs variety of information. The different ways of grouping information, preparing of reports as desired by management for discharging their functions आर रिफर्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखो क्या होता है, मैनेजर को अपने फंक्शंस, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सब अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और उस अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट को हम क्या करते हैं कि उसको ग्रुप करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स बनाते हैं, और जब हम उनको ग्रुप करते हैं और उनकी रिपोर्ट्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलेंगे। यानी डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं और रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिफर्स टू एनालाइजिंग the cost incurred by business and social cost incurred by the business and social benefit। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमने सोसाइटी का कितना कॉस्ट इनकर किया और सोसाइटी को कितना बेनिफिट दिया। इन दोनों का जब आप एनालिसिस करते हो, इन दोनों का आप क्या करते हो, जब एनालिसिस करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कर रहे हैं। वाइल अर्निंग प्रॉफिट्स एन एंटरप्राइज इनकर्स न्यूमरस सोशल कॉस्ट, यानी जब बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो उसी बीच वो बहुत सारी सोशल कॉस्ट इनकर करता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पोल्यूशन है, सोसाइटी के लैंड, मटेरियल, लेबर, ये सब रिसोर्सेज यूज करते हैं हम लोग, और इनको कंपनसेट करने के लिए, सोशल कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए बिजनेस से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है कि वो प्रॉफिट्स के साथ साथ वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, यानी लोगों को नौकरियां भी देगा, ठीक है, अच्छे प्रोडक्शन सर्विसेज अच्छे प्राइसेस पे देगा, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स देगा। तो ये सब क्या है, बिजनेस को बेनिफिट सोसाइटी तक पहुंचाने हैं। जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जब हम इसको मेजर करते हैं, तो उसे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं। और लास्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम सच ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी भाई मैं अगर 10,000 रुपए की किसी को सैलरी पे कर रहा हूं, तो उस 10,000 रुपए की सैलरी तो मेरे लिए कॉस्ट हो गई, और उस 10,000 रुपए की कॉस्ट के बदले मुझे बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं। तो अगर मैं किसी को 10,000 रुपए दे के नौकरी पे रख रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि वो मुझे मंथली 1 लाख रुपए मिनिमम का बेनिफिट दे। जब इसके बीच के एनालिसिस करता हूं, तो इसे बोलते हैं एचआर अकाउंटिंग, क्योंकि आप ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग कर रहे हो। यानी आप लोगों की जब अकाउंटिंग करते हो कि कौन सा आदमी मेरे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा आदमी मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है मेरे बिजनेस में, तो उसे हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बोलते हैं। तो यूजुअली जब कंपनी से लोगों को निकाला जाता है, तो निकालने से पहले ऐसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की जाती है यूजुअली, कि भाई ये आदमी से हमें इतना फ़ायदा हो रहा है और इतना हम इसको सैलरी दे रहे हैं। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि यार ये हम इसको सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं और फ़ायदा कम हो रहा है हमको, तो वो आपको क्या करते हैं, कंपनी से निकाल देते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का। इट इज अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई
It is an attempt to identify, quantify and report the investments made in human resources that are not presently accounted under a conventional accounting practices. यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग नहीं करते, इस इंसान की वैल्यू कितनी है हम ये नहीं निकालते, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर एक बार आप जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख जाओगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा, और आपका एक चैप्टर भी है सीए फाउंडेशन के अंदर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैथ्स के अंदर आता है। जब आप वो चैप्टर एक बार हो जाएगा ना आपको, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप कोई भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो, इवन आप कोई इंसान की भी वैल्यू निकाल सकते हो मनी के टर्म्स में। इस लेट सपोज कि शैलेंद्र सर की क्या कीमत है शेखावत एकेडमी के, मेरी ओवरऑल आप शायद वैल्यू नहीं निकाल पाओ, बट शेखावत एकेडमी को मैं कितना वैल्यूएबल हूँ ये आप निकाल सकते हो। किससे? ये आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल सकते हो। और शेखावत एकेडमी को ऐसा लगता है लेट सपोज कि भाई मैं कॉस्ट ज़्यादा, यानी मैं सैलरी ज़्यादा ले रहा हूँ, प्रॉफिट्स ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन मैं उतने बेनिफिट्स नहीं कमा के दे पा रहा हूँ, या फिर इंस्टीट्यूट को उतने बेनिफिट्स नहीं दे पा रहा हूँ, तो एकेडमी चाहे तो मुझे क्या कर सकती है, निकाल सकती है, अगर ये बिजनेस होता तो। ठीक है, नेक्स्ट। अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन को हम कब से बोल रहे हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन होते हैं, यानी बैलेंस शीट और पीएनएल को यूज कौन करता है? तो दो टाइप के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं और दूसरे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं दैट आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की बाउंड्रीज में जो होंगे वो इंटरनल यूजर होंगे, और जो आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ ए बिजनेस होंगे वो एक्सटर्नल यूजर होंगे। जैसे कि ओनर्स, ये बिजनेस के विद इन द बाउंड्री लाइंस ऑफ बिजनेस होते हैं, ओनर्स बिजनेस के अंदर ही रहते हैं ना। मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, ये सब क्या है, ये सब इंटरनल यूजर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। वेयर एज कस्टमर हो गया, ये बिजनेस का पार्ट थोड़ी ना होता है कस्टमर, ये तो बाहरी आदमी है। सप्लायर बाहरी आदमी है, गवर्नमेंट ये सब बाहरी आदमी है, तो ये एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। समझ में आता है कि नहीं आता है? अब ये यूजर्स कौन होते हैं और इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या काम होता है वो देखते हैं, वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे प्रोवाइड कैपिटल टू द बिजनेस। अभी देखो इन्वेस्टर को क्या काम होगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देखना चाहेगा? इन्वेस्टर मतलब ओनर हो गया एक तरह से, आया ना। तो इन्वेस्टर यानी ओनर क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहेगा? वो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहेगा कि भाई उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर उसको कितना प्रॉफिट मिला, पहली चीज। और दूसरी चीज वो कंपनी बेचे कि खुद के पास रखे। अगर उसको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो चाहेगा ना कि कंपनी बेच दे, या फिर उसको कहीं और से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है इस कंपनी से ज्यादा, तो भी वो चाहेगा कि ये कंपनी को वो बेच दे। तो वो उसको सब चीजें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। इसके लिए वो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूजर है। दे नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू असेस वेदर टू बाय, सेल और होल्ड देयर इन्वेस्टमेंट। यानी मैं रिलायंस के शेयर खरीदूं, बेचूं, कि या फिर उनको जो खरीदे हुए हैं उनको अभी रखूं और बाद में बेचूं। ये सब डिसीजन लेने में मुझे क्या कौन मदद करता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मदद करती है। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू सर्वाइव, प्रॉस्पर एंड पे द डिविडेंड। यानी मैं इस चीज में भी इंटरेस्ट हूं, मैं इस चीज में तो इंटरेस्टेड हुई हूं कि रिलायंस का शेयर अभी खरीदूं, कि जो खरीदा हुआ है उसे बेच दूं, या फिर उसको अभी भी होल्ड करके रखूं। इसके साथ साथ मैं ये चीज में भी इंटरेस्ट हूं कि रिलायंस चलेगा कि नहीं चलेगा, यानी सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, और सर्वाइव कर गया तो प्रॉस्पर यानी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, और क्या वो मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट्स पे कर पाएगा यानी डिविडेंड पे कर पाएगा कि नहीं पे कर पाएगा। इन नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर्स where ownership and managements are not essentially separated, the owners still need information about the performance of a business and position to decide whether to continue or shut down the business। यानी अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी ओनर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए ये जानने के लिए कि भाई मैं बिजनेस को कंटिन्यू करूं कि बिजनेस बंद कर दूं। नेक्स्ट जो यूजर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं। अब एम्प्लॉयज देखो, अभी इसको ना मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऐसा जितना ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है, तो मैं वर्ड बाय वर्ड इसमें नहीं जा रहा हूँ। आप सारा कंटेंट यहाँ से रीड कर सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ डाउट रहता है तो आप डाउट सॉल्विंग सेशन में ले लेना, मैं ऊपर ऊपर से फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ।
एम्प्लॉयज को क्यों चाहिए? देखो एम्प्लॉयज को उनकी खुद की ग्रोथ चाहिए। अभी एम्प्लॉय सोचे, लेट सपोज कि एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 50,000 रुपया, इसने 5 साल पहले ज्वाइन किया था जब कंपनी का प्रॉफिट 50 करोड़ था। जब कंपनी का प्रॉफिट 50 करोड़ था तब इसकी सैलरी कितनी थी? 50,000। आज कंपनी का प्रॉफिट 500 करोड़ हो गया लेकिन इसकी सैलरी 50,000 ही है। तो कहना ही से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, यार कंपनी का 500 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, जब से मैं ये कंपनी में आया हूं तब से कंपनी 10 टाइम्स ग्रो हो गई लेकिन मेरी तो ग्रोथ ही नहीं है। तो वो क्या है, अपनी सैलरी की डिमांड रेज करेगा। तो कहने इससे है कि जब यूनियंस होंगी, वर्कर्स की यूनियन है या फिर एम्प्लॉयज का जो ग्रुप है, वो बोलेगा कि हमारी सैलरी बढ़ाओ वरना हम कंपनी में काम नहीं करेंगे। तो कहने से ऐसी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए एम्प्लॉयज क्या करते हैं, एम्प्लॉयज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को रीड करते हैं। लेंडर्स यानी लोन देने वाले, यानी बैंक हो गए, फिर उसके बाद एनबीएफसीज हो गई जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो लेंडर्स को क्या है कि लेंडर्स इसलिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, पहला चीज तो ये देखना चाहते हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो, यानी आप प्रॉफिट्स कमाते हो कि नहीं कमाते हो। दूसरा, आप प्रॉफिट तो कमाते हो लेकिन क्या वो प्रॉफिट सफिशिएंट होंगे फ्यूचर में, आपके जो भी उन्होंने जो आपको लोन दिए है उनके लोन को रिपे करने के लिए क्या आपके पास एडिक्वेट फंड्स फ्यूचर में आने वाले हैं क्या। अब वो उसको कैसे मालूम पड़ेगा? आपके अकाउंट्स देख के। अब वो देखेगा यार इतनी बड़ी मशीन है तो मशीन ऐसे फालतू में तो पड़ी नहीं होगी, इससे प्रोडक्शन करेंगे, प्लांट है उससे प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करके सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा और वो पैसे से मुझे रिटर्न कर देंगे। और अगर सामान नहीं बिका तो इतनी बड़ी मशीन तो पड़ी है, अगर लास्ट में मेरा लोन ये लोग नहीं रिपे कर पाए तो मैं इसकी मशीन बेच के मेरा पैसा ले लूंगा। तो कहने ही से लेंडर्स जो हैं वो इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि क्या ये आदमी हमारे लोन रिपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सप्लायर्स होते हैं वो इसलिए इस चीज के लिए उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है और वो रेगुलरली लॉसेस कर रही है। अब कोई कंपनी पिछले 1 साल लॉस किया ठीक है, बट पिछले 3-4 साल से लॉस कर रही है, अब उसको जो सप्लायर है ना उसके वो उधारी देना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉसेस कर रही है और कभी भी बंद हो गई तो उन्होंने जो उधारी में जो सामान दिया वो पैसा उनका डूब जाएगा। इसलिए लेंडर्स इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, क्या ये कंपनी मेरे जो मैं पैसा जो इसको उधारी में मैं सामान दे रहा हूं क्या वो ये पे कर पाएगा कि नहीं पे कर पाएगा। या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में ऐसा बोलूं तो ये डिसीजन लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि इनको मैं उधारी में सामान दूं कि नहीं दूं। ये कौन करता है? ये सप्लायर्स करते हैं। उसके बाद कस्टमर्स भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। कौन से कस्टमर? तो लेट्स सपोज कि मेरे को गाड़ी खरीदनी है और मैं कोई कंपनी में जाता हूँ, लेट्स से फियाट करके एक कंपनी है, फियाट की कंपनी में जाता हूँ और फियाट की कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता हूँ, मेरे को मालूम पड़ता है फियाट की कंपनी तो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो मैं फियाट की कार क्यों खरीदूं? अभी इतनी बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है और हर साल लॉस ही करते जा रही है। कहने से मैंने तो आज कार खरीद ली, अगले साल कंपनी बंद हो गई तो मैं सर्विस लेने कहाँ जाऊंगा कार की। तो कहने से कस्टमर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने के लिए कि बिजनेस सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एजेंसीज। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज हैं, टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट। कहने से जीएसटी डिपार्टमेंट जीएसटी कैसे कलेक्ट करेगा जब तक उसको यही नहीं मालूम पड़ेगा टोटल सेल्स कितनी है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट किस में इंटरेस्टेड है? टोटल सेल्स कितनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस में इंटरेस्टेड है कि भाई इनके पास कौन कौन से एसेट्स हैं और ये आए कहां से, और दूसरा चीज इन्होंने जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना है और उस पर सही टैक्स भरा है कि नहीं भरा है। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसी, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी एजेंसीज होती हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं। उसके अलावा पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है। पब्लिक ये देखना चाहती है, पब्लिक बोल सकते हो या आप यहाँ पे एनजीओज भी बोल सकते हो। पब्लिक इस चीज में इंटरेस्टेड होती है कि यार ये कंपनी है, ठीक है, ये इधर आके इन्होंने प्लांट तो लगाया लेकिन ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वाला पोर्शन, कि भाई ठीक है ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लोगों को तो इधर नौकरी नहीं मिल रही है। अभी लेट सपोज एक प्लांट है, वो सबको एम्प्लॉयज जितने भी है ना वो सबको मुंबई में बुलाता है, लेकिन प्लांट सिलवासा के अंदर है। तो कहने से सिलवासा के जो लोग हैं बोले यार ये हमारी जमीन पे आके बिजनेस कर रहा है और हमें ही नौकरी नहीं दे रहा है, तो फिर हम लोग इनको इधर बिजनेस क्यों करने थे। तो कहने से वहाँ के लोग, वहाँ की पब्लिक क्या करेगी, उसके खिलाफ विरोध करना स्टार्ट कर देगी, यानी उनको प्रोटेस्ट करेगी। ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट होता है। तो कहने से मैनेजमेंट को तो अकाउंट्स चाहिए ही चाहिए, कितना खर्चा हो गया, कितना परचेस किया, कहाँ खर्चा कम कर सकते हैं, ये सारे डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट को तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि उसको अकाउंट्स मिले, यानी उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अब आगे बात करते हैं लिमिटेशंस। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो, बी कैटेगरी में डाल सकते हो इसको। ठीक है, ये आप
ये बी या सी जिस कैटेगरी में जानना चाहो उस कैटेगरी में डाल सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से देखो कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, और मैंने कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिसमें से मैंने कभी क्वेश्चन ही नहीं देखे हैं सीए फाउंडेशन में, ठीक है, इसके लिए मैं उनको उसी हिसाब से कैटेगराइज कर रहा हूँ। अगर आप देख रहे होगे तो पढ़ रहे होगे तो थियरी है, प्योर थियरी है, तो पढ़ना जरूर, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा। यानी ऐसा क्वेश्चन आ गया, लेट सपोज कि व्हाट आर द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, 5 हेडिंग लिखनी है और थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिखना है, 5 मार्क्स सीए फाउंडेशन के अंदर, तो छोड़ना मत उसको, रीड करना, और ऐसा रीड करना कि याद हो जाए। यहाँ पे बार बार हम तो क्लास में रिवीजन कर ही रहे हैं, बट आप भी घर पे एक बार रीड करना। अब लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी क्या कमियां हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पीएनएल बैलेंस शीट बनाया, उससे प्रॉफिट मिलेगा, फायदा होगा, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी तो हैं। वो कमियां क्या हैं? तो पहली कमी ये है कि इग्नोर्स द क्वालिटेटिव फैक्टर, यानी क्वालिटेटिव फैक्टर, यानी लेट सपोज कि अभी मेरे इधर एक बहुत अच्छा मैनेजर था, बहुत अच्छा मैनेजर था, उसकी डिसीजन मेकिंग कमाल की थी, ठीक है, अचानक से वो मैनेजर मेरे यहाँ से जॉब छोड़ के चला गया, कितना बड़ा लॉस हो गया कंपनी को। कहने से अभी तक पैसे का लॉस कुछ भी नहीं हुआ है, बट उसके डिसीजन की वजह से मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा था कि नहीं कमा रहा था, ऐसा आदमी मुझे कहाँ मिलेगा। तो कहने से इन सब ये जो वो आदमी नौकरी छोड़ के चला गया है, ऐसे पॉइंट्स आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते, क्योंकि अकाउंट्स में तो सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस होंगे। एक आदमी नौकरी छोड़ के चला गया, इसमें पैसा कहाँ आया भाई, तो ये रिकॉर्डिंग होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसे क्वालिटेटिव फैक्टर्स, वो सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगी। लेट सपोज 2 कंपनी है, ए कंपनी है और बी कंपनी है, दोनों अकाउंटिंग करते हैं, सब बराबर है, ठीक है, लेकिन ये कंपनी की जो वर्क फोर्स है, जो एम्प्लॉयज हैं इस कंपनी के, वो बहुत मोटिवेटेड हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं। इनफैक्ट इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे डबल काम करते हैं, ठीक है, और डबल रिजल्ट्स अचीव करते हैं। लेकिन ये चीज जो है ना, ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं दिखेगी। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो दिखेगा ये कंपनी का इतना प्रॉफिट है और ये कंपनी का इतना प्रॉफिट है, ये कंपनी का इतना खर्चा है और ये कंपनी का इतना खर्चा है। तो ऐसे जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स है ना, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले द फैक्टर्स विच मे बी रिलेवेंट इन असेसिंग द वर्थ ऑफ एंटरप्राइज डू नॉट फाइंड प्लेस इन द अकाउंट्स, यानी जो कंपनी की वैल्यू जानने के लिए जो फैक्टर्स कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज कैसे हैं, मैनेजमेंट टीम कैसा है, वो सब नहीं दिखता अकाउंट्स के अंदर। दे कैनॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बैलेंस शीट कैनॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ सर्टन फैक्टर्स लाइक लॉयल्टी, आप कोई लॉयल है आपसे तो उसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। स्किल्स, किसी की स्किल्स की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। ऑफ ए पर्सनल विच मे बी द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन दीज डेज, यानी जो बिजनेस के एम्प्लॉयज होते हैं वो उसके सबसे बड़े एसेट होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है भाई अकाउंट से। तो अकाउंट्स में क्या मिलता है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर का लॉस कितना है, लास्ट ईयर का सेल कितना है, लास्ट ईयर में हमारे पास कितने डेटर्स थे, लास्ट ईयर में हमारे पास कितनी मशीन थी। ये सारी इंफॉर्मेशन पास्ट की इंफॉर्मेशन है, हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन नहीं, हमें फ्यूचर में क्या होगा वो जानना है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अकाउंट्स हमें प्रोवाइड नहीं करता है, इसीलिए नो फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। बैलेंस शीट शोज अ पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन, नॉट ऑन द फ्यूचर डेट, यानी जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन की पोजीशन बताता है, फ्यूचर की पोजीशन नहीं बताता है। व्हाइल द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द पोजीशंस ऑफ द बिजनेस इन नियर फ्यूचर एंड ऑल्सो इन लॉन्ग रन एंड नॉट फॉर द पास्ट डेट, बट जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो तो पास्ट की इंफॉर्मेशन का क्या करे, उसे तो ये जानना है कि फ्यूचर में ये कंपनी प्रॉफिट करेगी कि नहीं करेगी। समझ में आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, यानी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो मनी के टर्म्स में नहीं आते हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बट ह्यूमन, जैसे हमने ऊपर भी एग्जांपल लिया था कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो हमारे क्लासेस, ठीक है, तो हमारे क्लासेस में फिलहाल कितने लोग हैं टोटल? अभी फिलहाल हमारी क्लासेस में 5 टीचर्स हैं, ठीक है, और पांचों ही टीचर्स बहुत मोटिवेटेडली काम करते हैं। वेरेज एक दूसरी क्लासेस है उसमें 10 टीचर है और हमसे बड़ी है वो, लेकिन कहने से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा दोनों क्लासेस में से? ऑब्वियसली हमारा क्लासेस स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं।
तो कहने से ये सारी चीज हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई नहीं देगी। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स ऑल्दो वेरी इंपॉर्टेंट एसेट फॉर एंटरप्राइज इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, देयर इज नो जनरली एक्सेप्टेड फॉर्मूला फॉर वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द मॉनेटरी टर्म्स। यानी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था, आप इंसान की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन सब लोग उस वैल्यू पे एग्री नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग नहीं एग्री करते, इसके लिए उनको अकाउंट्स में दिखाया नहीं जा सकता। वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है? तो देखो, अकाउंट्स बनाने के लिए कई बार अकाउंट्स में आपको चॉइस मिलता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज आपके पास एक असेट है, ए लिमिटेड कंपनी के पास एक 100 करोड़ का असेट है। कितने करोड़ का असेट है? 100 करोड़। और बी लिमिटेड कंपनी के पास भी 100 करोड़ का असेट है। इन्होंने एक साल काम किया और एक साल काम करके लेट सपोज इनकी सेल आई 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, और इनके एक्सपेंसेस आए 900। दोनों ने सेम काम किया, सेम इनकम सेम एक्सपेंस। अब डेप्रीशिएशन लगाना है इनको असेट पे, तो ये डेप्रीशिएशन एसएलएम मेथड से लगाते हैं, ठीक है, एसएलएम मेथड से लगाते हैं, और ये लाइफ लेते हैं उसकी 10 साल। और ये भी डेप्रीशिएशन एसएलएम मेथड से ही लगाते हैं, लेकिन लाइफ लेते हैं उसकी 5 ईयर्स। तो कहने से ये डिवाइड करेंगे तो इसका डेप्रीशिएशन आएगा 10 और इसका डेप्रीशिएशन आएगा 20, तो इनका प्रॉफिट 80 आएगा और इनका प्रॉफिट 90 आएगा। कहने से सेम असेट है, सेम सेल है, सेम इनकम है, लेकिन दोनों की पॉलिसी अलग है। एक पॉलिसी में क्या ले रहा है, लाइफ 10 साल ले रहा है, और एक पॉलिसी में लाइफ 5 साल ले रहा है। ये एक्चुअल में अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जांपल नहीं है, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट का एग्जांपल है, बट आप समझने के लिए फिलहाल ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या डिफरेंस है ये आप सीए इंटर के अंदर सीखते हो। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ये इस तरह से दो पॉलिसी हैं, दोनों ने अलग अलग लगाई और दोनों का प्रॉफिट क्या आ गया, अलग अलग आ गया। तो कहने से सब कुछ सेम होने के बाद भी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग हो गई, इसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कंपनी ए अच्छा है कंपनी बी से, लेकिन हकीकत में दोनों कंपनी क्या है, सेम है। तो वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ए ट्रीटमेंट ऑफ अ सेम आइटम एड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। कहना से इस कंपनी ने अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया कि नहीं कर दिया। जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो देख रहा है इस कंपनी की बेचारी को 880 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे हम 30% प्रॉफिट लेंगे, यानी हम लोग कितना टैक्स लें, इससे 24 रुपीज ही टैक्स लें। बट कहना से इन्होंने लाइफ कम दिखा के अपने एक्सपेंस बढ़ा दिए। अगर 10 साल लाइफ लेते डेप्रीशिएशन 10 होता, बट इन्होंने लाइफ कितना लिया, 5 साल, तो डेप्रीशिएशन कितना हो गया, 20। तो कहने से इनका प्रॉफिट कितना हो गया, 80। प्रॉफिट 100 से कितना हो गया, 80। तो कहने से इन्होंने अपने अकाउंट्स को क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। तो जब आपके पास चॉइस होगा ना अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज करने का, तो आप उनको यूज करते हो अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। ये एक अकाउंट्स का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अकाउंट्स में ऐसा मैनिपुलेशन बहुत होता है, और फ्यूचर में जाके आप इसके ऊपर बहुत कुछ पढ़ने वाले हो, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो। और दूसरा चीज क्या है, देयर आर मेनी ओकेशंस वेयर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्फ्लिक्ट। ये वाला पॉइंट हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, ठीक है, कि बहुत सारे अकाउंट्स में प्रिंसिपल है, जैसे कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, बिजनेस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट को कॉन्फ्लिक्ट करता है, और अब हमको नहीं मालूम पड़ता कि हम ये कॉन्सेप्ट फॉलो करें कि ये कॉन्सेप्ट फॉलो करें। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, अकाउंट्स में ना थोड़ा इनडिफरेंस आ जाता है। तो इसके लिए मेनली ऐसा बोला जाता है कि भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को और अकाउंटिंग जो अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स हैं वो एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ये भी अकाउंट्स के अंदर एक बहुत खराब बात है, एक तरह से अकाउंट्स मैनिपुलेट करने में मदद कर सकता है। तो ये हमारा चैप्टर 1 का पहला पार्ट खत्म हो गया। ऐसे ही मेरे हिसाब से अभी 3 से 4 लेक्चर और जाएंगे आपके किसके अंदर, चैप्टर 1 के अंदर, और हम थियरी के साथ डन करेंगे। इस चैप्टर को हल्के में मत लेना, एग्जाम में कहीं पे भी 6 मार्क्स से लेके 15 मार्क्स के बीच में कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोई भी चैप्टर अनइम्पॉर्टेंट है ही नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं पहले ही बता दूंगा आपको, ठीक है। तो सारी थियरीज आपको पढ़नी है। अब आपको काम क्या करना, आपका होमवर्क क्या है, तो आपका होमवर्क सिर्फ यही है कि आपको इंस्टीट्यूट की सबसे पहले तो ये आपको डाउनलोड कर लेना, मेरे नोट्स डाउनलोड कर लेने, ठीक है। मैं ये मार्किंग किया हुआ भी मैं अपलोड कर देता हूँ वेबसाइट पे, ठीक है। तो आपको वेबसाइट से ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि सीए इंस्टीट्यूट का ये मटेरियल भी डाउनलोड कर लेना है और इसको एक बार थॉरली रीड कर लेना है। ये आज आपका होमवर्क है कि आपको इसको थॉरली रीड करना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखने से पहले आपको ये चीज मेक श्योर करनी होगी कि आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल और मेरा मटेरियल एक बार पूरा रीड करके बैठे होने चाहिए। तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।